नमस्कार। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 5 चिट्टियों की अनूठी दुनिया पाठ की व्याख्या। लेखक अरविंद कुमार सिंह। चिट्टियों की अनूठी दुनिया मतलब पत्रों की अनोखी दुनिया। लेखक इस पाठ में चिट्टियां यानी पत्रों की महत्ता के बारे में बताते हैं। इस वैज्ञानिक मने टेक्नोलॉजी के युग में मनुष्य के पास संचार के अनेक साधन है, फिर भी पत्रों का सहारा हम जरूर लेते हैं। आज भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस वीडियो में आप पाठ की पूरी व्याख्या के साथ साथ प्रश्न अभ्यास में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, भाषा की बात और पाठ के सार भी पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं व्याख्या। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संदेश फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकता है। हाँ, पत्रों की दुनिया अनूठी है, अनोखी है। पहले एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर, घोड़े आदि का साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। आजकल का जमाना तो व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल और कुरियर का जमाना है। ये सब आधुनिक साधन कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पत्र जैसा संदेश फोन या एसएमएस कहां दे सकता है। पत्रों में आत्मीयता माने इंटीमेसी झलकती है और जितनी चाहे पत्रों को सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। पत्र लेखन तो एक कला है। आगे देखिए, राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। राजनीति के माने पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में हो, सभी तरह के विवाद, झगड़े और नई नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। मतलब हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इन भाषाओं में पत्र को भी इसी तरह अलग अलग नाम से पुकारा गया है, लेकिन पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। मतलब पत्र में जो लिखी जाती है वो स्थायी माने परमानेंट है। कोई इसे मिटा नहीं सकता, बदल नहीं सकता और हम इसे सहेज कर रख सकते हैं, अपनी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। हर एक के पत्र लेखन का अपना अपना तरीका है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब दुनिया में रोज करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं और सही व्यक्ति तक, सही पते तक, एड्रेस तक पहुंचते भी है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। मतलब पत्र आज की दुनिया में भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। मतलब नेहरू जी ने कहा था कि पुराने जमाने में राजा लोग हरकारे माने रनर्स, तेज दौड़ने वाले लोगों के द्वारा संदेश पहुंचाते थे। फिर तेज दौड़ने वाले घोड़ों का इस्तेमाल होने लगा। बाद में पहिए आए, यातायात के साधन मतलब व्हीकल्स का जमाना आ गया, तो पत्र पहुंचाना और आसान हो गया। बाद में रेलवे और तार, टेलीग्राफ से संदेश भेजना और आसान हो गया। और आजकल तो हर रोज नए नए साधन जैसे टेलीफोन, वायरलेस, रडार ने तो संदेश पहुंचाने का काम और भी तेजी से कर रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब आजकल पत्र लेखन की कला सीखी भी जाती है।
इस कला को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला भी शुरू किया गया और तब से लेकर आज तक ये हर वर्ष होता है। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। मतलब आज भी गांव में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, चिट्ठियों का अपना आना जाना लगा रहता है। आधुनिकतम साधन तो पत्रों की तेजी को तो रोक दिया है, पर व्यापारिक क्षेत्र में मतलब बिजनेस के लेन देन में पत्रों का ही इस्तेमाल किया जाता है। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। मतलब ऐसा भी कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा जिसने अपनी जिंदगी में किसी को पत्र न लिखा हो या फिर पत्र का इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। मतलब हम सबको पता है कि हमारे सैनिकों को कितनी बेचैनी से रिश्तेदारों और घरवालों के पत्रों का इंतजार रहता है। पहले महीनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन परिवहन के यातायात के साधनों की वजह से अब पत्र एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचने लगे हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो अपने पुरखों के माने पूर्वजों के एंसेस्टर्स की चिट्ठियों को बहुत सहेज कर माने संभाल कर धरोहर के रूप में रखे हुए हो। बड़े बड़े लेखक, पत्रकार आदि के पत्र अपने आप में अनुसंधान माने रिसर्च का विषय है। इन पत्रों से हम जान पाएंगे कि वो जमाना कैसा था और तब किस प्रकार के कार्य हुआ करते थे। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मतलब अगर उस जमाने में आज के जैसे फोन होते तो शायद पंडित नेहरू भी अपनी पुत्री को पत्र न लिखकर फोन करते। आपको पता होगा कि नेहरू जी के द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक के रूप में सहेज कर रखे गए हैं, जिन्हें आज भी अनेक लोग पढ़कर प्रेरणा पाते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। अर्थात पत्र को तो हम संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस संदेशों को सहेज कर रखना मुमकिन नहीं। सभी प्रसिद्ध लोगों की सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी लोग पढ़ना चाहते हैं। आज भी ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों के पत्र संग्रहालय माने म्यूजियम्स में सहेज कर रखे हैं। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। मतलब स्वतंत्रता संग्राम के समय में भारत से ब्रिटिश अफसरों ने अपने परिवार वालों को जो पत्र लिखा, उससे उस समय में जो युद्ध छिड़ा था उसकी वास्तविक चित्र हमें मिलती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। मतलब गांधी जी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सिर्फ उनका नाम पत्र के ऊपर लिखे जाते थे और वो पत्र सीधे उनके पास पहुंच जाया करते थे। आजादी के आंदोलन की अन्य कई महान हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है
कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। मतलब बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से पत्र लिखते थे और जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब भी देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। मतलब अपने हाथों से ही वे पत्रों का जवाब देते थे। बापू ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। मतलब इस तरह के अपने पत्रों के जवाब मिलने पर लोग उन पत्रों को प्रशस्ति पत्र माने कोई सर्टिफिकेट से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने इन पत्रों को फ्रेम कराकर संभाल कर रखा है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारी फिल्में हैं जो पत्रों पर ही आधारित कहानी पर लिखी गई हो। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हुए कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। मतलब महालोगों के द्वारा लिखे गए पत्र किसी प्रमाण पत्र से कम नहीं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्रों को एकत्र करके हमको लिखे हुए कहा में संकलित किया गया है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई अन्य महालोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी हमें मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब देने में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। अर्थात हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी अपने पत्रों के जरिए नए लेखकों को प्रेरणा देते थे और पत्रों के जवाब देने में वे बहुत मुस्तैद माने तत्पर तैयार रहते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। गांधी और टैगोर के बीच लिखे गए पत्रों से दोनों की मन की दशा के साथ साथ उस समय की हकीकत को भी हम जान पाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। मतलब भारत में पत्र लिखे जाने की परंपरा तो पुरानी है पर असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। सबसे ज्यादा गुडविल पोस्टल डिपार्टमेंट की ही है। यह गुडविल माने अच्छी छवि का क्या मतलब है देखते हैं। यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। मतलब डाक विभाग लोगों को जोड़ते हैं। आज इतने सारे टेक्नोलॉजी के बावजूद भी चिट्ठी पत्रों ने अपनी महत्ता को खोया नहीं है। आज भी पहाड़ों में हो, रेगिस्तान में हो, पत्रों का इंतजार सभी बहुत ही बेचैनी से करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। हाँ, किसी को खत भेजना है या मनी ऑर्डर के द्वारा पैसा भेजना है तो लोग डाक कर ही पहुंचते हैं। हर मोहल्ले में, शहरों, गांव, गली में डाक खाना अवश्य ही पाएंगे। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब दूर दूर तक गांवों में लाखों गरीब घरों में जीने की पूरी व्यवस्था, घर के सभी आवश्यकताओं के लिए पैसा इसी प्रकार डाक विभाग द्वारा पहुंचाया गया मनी ऑर्डर से ही होते हैं और उनके लिए चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिया देवदूत माने ईश्वर के दूत के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह पूरे पाठ की व्याख्या के बाद आप यहां पाठ का सार देख सकते हैं। यहां इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न अभ्यास के अंदर 5 प्रश्न है।
और पाठ से आगे के अंदर 3। तो अभी देखते हैं भाषा की बात। भाषा की बात के अंदर 3 प्रश्न है, जिनमें पहला है पत्र शब्द के योग से बनने वाले शब्द, दूसरा है इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द, और तीसरा है स्वर संधि और दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण। तो इस प्रकार पाठ की व्याख्या, प्रश्न अभ्यास, भाषा की बात और पाठ के सार के बाद आशा है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।